अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू नंबर 92 को डिस्कस किया था। अभी हम अपनी जो डिस्कशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो अब बजाय इसके कि हम एक एक का रेजिस्टेंस फाइंड करें, हमें जो फार्मूला है वो उसको यूज़ करना है। ठीक है, सो P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं, दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, और मतलब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जिस बल्ब की हमारे पास या लैम्प की जिसकी वाटेज ज़्यादा होगी उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 220 वोल्ट सब की है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो रिलेशन है उसमें वोल्टेज को नहीं देखना बल्कि पावर को देखना है। ठीक है, कैसे कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी, रेटेड पावर ज़्यादा होगी, उस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि हमें जिसकी रेटेड पावर ज़्यादा होगी वो वाला चूज़ करना होगा। सो 200 वाट, 100 वाट, 60 वाट एंड 25 वाट। यहाँ पे 200 वाट की रेटेड पावर सबसे ज़्यादा है, सो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन एक एलिमेंट है, इसको फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर 500 वाट 5 ओम लोड इज़। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला था बेसिक वही फार्मूला है वी स्क्वायर बाई आर, जिसमें P भी हमें गिवन है, यहाँ पे 500 वाट और 5 ओम जो रजिस्टर है वो भी गिवन है। यहाँ से R को हम जो डिवाइड हो रहा था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो V इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर आ जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू भी नॉन है, R की वैल्यू भी नॉन है, सो 5 इंटू 500 विल गिव्स 2500 एंड अंडर रूट ऑफ 2500 will give 50 volt. ठीक है, so 50 volt option C is correct. Which resistor will be physically larger in size? ठीक है, physical size of resistor जो है हम कहते हैं कि वो उसकी रेटेड पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना उसका फिज़िकल साइज़ ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे आप देखें कि 50 वाट, 10 वाट, 1 वाट एंड हाफ वाट। तो 50 वाट का जो रजिस्टर होगा वो फिज़िकली लार्जर होगा। ठीक है, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 are connected in series against 220 volt supply. The resistance are such that R1 is greater than R2 is greater than R3 and is greater than R4. The least power consumption will be। ठीक है, अब देखें हमें पता है कि हमारे पास जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो उसमें हमारे पास जो करंट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, सो द पावर थ्रू अ रजिस्टर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सिंस ऑल द 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इज द सेम, देयरफॉर द लीस्ट पावर इज डिसिपेटेड बाय द स्मॉलेस्ट रजिस्टर वैल्यू R4। तो जब सीरीज़ का कनेक्शन हमारे पास था तो हमारे पास करंट सेम था। जब करंट सेम था तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पावर होगी वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसके ऊपर जो पावर होगी वो भी कम होगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक रिलेशन में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की, और एक जगह पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास पावर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि जब हम पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास पावर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। ठीक है, क्योंकि करंट सेम होता है। ठीक है, करंट सेम होता है तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर I सेम है तो वोल्टेज हमारी डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी सीरीज़ के केस में वो P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वजह कंसेप्चुअली इसको अगर हम देखें तो वो ये भी है कि जिस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा उसके ऊपर वो पावर कंजप्शन उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो क्योंकि P इज़ इक्वल टू वी आई है।
ठीक है। आई तो कांस्टेंट है तो पी हमारे पास डायरेक्टली वी के आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा उसके ऊपर पावर भी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है इस केस में कि जब हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि R1 के ऊपर सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन जो है वो R1 की होगी। सो सबसे ज़्यादा अगर R1 की है तो सबसे कम किसकी होगी, R4 की होगी, ठीक है। सो द लीस्ट पावर कंजप्शन विल बी इन resistor R4. Option D is correct. 100 resistors of 100 ohm each are connected in parallel. Their equivalent resistance will be, ठीक है। अब पैरेलल के लिए हमने एक फार्मूला देखा था शुरू में कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स हो और उनकी वैल्यूज़ भी सेम हो, ठीक है, तो उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आता है वो आता है r डिवाइडेड बाई n, ठीक है, वेयर r इज़ इक्वल टू दी ohmic value and n इक्वल टू दी नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स। सो ohmic वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 ओम है और 100 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। सो 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, r बाई n, ये r है और ये हमारे पास n है। सो 100 डिवाइडेड बाई 100 विल गिव्स 1, ठीक है। सो 1 ओम यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फॉर अ फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल डिक्रीज, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड है और करंट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। कब डिक्रीज़ करेगा, जब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि V इज़ इक्वल टू आई आर है, तो V तो हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो अब हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर कि जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस करेंगे उतना करंट हमारा कम होगा। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है रो एल बाई ए के, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी जब हम अपने कंडक्टर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर जब इंक्रीज़ हुई तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो हमारा क्या होगा, करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द हीटर कॉइल इट ग्लोज बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज, ठीक है। ये दो किस्म की वायरिंग होती है, एक हीटर कॉइल की और एक सप्लाइंग वायर की। अब जो सप्लाइंग वायर जो होती है वो जो होती है वो स्मॉल रेजिस्टिव पाथ उसका होता है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर सके, ताकि हमारा करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सके। तो इसलिए सप्लाई वायर्स जो होती हैं उनको जो है वो उनकी जो रेजिस्टिव पाथ होता है वो कम रखा जाता है। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब यहाँ से जो करंट गुज़रता है सप्लाइंग वायर से तो रेजिस्टिव पाथ कम होता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होता होगा तो उस टाइम पे हमारे पास जो ग्लो है, जो ब्राइटनेस है वो वहाँ पे विजिबल नहीं होती। तो जब हीटर कॉइल है वहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास रेजिस्टिव पाथ ज़्यादा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हीटर कॉइल होती है वो ग्लो करती है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज़ मोर देन द सप्लाई वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट नंबर 18 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं हंडा के। सो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपरली विद कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे।